फिर क्या करे, कमला ने पूछा। भूषण बोला, कुंदन रेलगाड़ी के जरिए पिंडी जा रहा है। मुझे हवाई जहाज की कोई फ्लाइट पकड़कर फौरन पिंडी पहुंचकर कुंदन के पहुंचने से पहले गोपी और कालिया को वहां से निकालकर किसी महफूज जगह पहुंचाना होगा। कमला कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो तुम इन दोनों को यहाँ क्यों नहीं ले आते? भूषण ने कहा, हमें भी तो यहाँ से किसी दूसरी जगह फौरन रोपोश होना होगा। क्या खबर कुंदन की मुखबरी से पुलिस यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमें ही गिरफ्तार कर ले। कमला ने कहा, हम नंदलाल के खुफिया ठिकाने पर चले जाते हैं। तुम ऐसा करना कि गोपी और कालिया को लेकर नंदलाल के ठिकाने पर ही आ जाना। इस ठिकाने का कुंदन को इल्म नहीं है। हाँ, ये ठीक रहेगा, भूषण बोला। तुम ऐसा करो, फौरन यहाँ से निकलकर नंदलाल के खुफिया ठिकाने पर चली जाओ। मैं रावलपिंडी से गोपी और कालिया को भी लेकर वहाँ आ जाऊँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। भूषण ने जोगियों वाला लिबास उतारकर आम पतलून कमीज पहनी और एयरपोर्ट पर आ गया। इसके जाने के फौरन बाद कमला भी झोंपड़ी से निकलकर अपने साथी दहशतगर्द नंदलाल के खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गई। खुशकिस्मती से भूषण को कराची से इस्लामाबाद की एक फ़्लाइट में जगह मिल गई और वो शाम होते ही इस्लामाबाद पहुंच गया। वहां से टैक्सी पकड़कर सीधा सरदारों के बाग वाले मकान में आ गया। वहां काली और गोपी छुपे हुए थे। वो भूषण को अचानक अपने दरमियान देखकर हैरान हुए। गोपी ने कहा, भूषण भैया, कुंदन तो तुम्हारी तरफ कराची गया हुआ है। भूषण ने कहा, कुंदन पर मुझे शक है कि वो पुलिस का मुखबर बन गया है। मैंने इसे कराची के पुलिस इंस्पेक्टर से बातें करते देख लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने यहाँ आया हूँ। इससे पहले कि पुलिस यहाँ छापा मारे, फौरन मेरे साथ आ जाओ। हम कराची नंदलाल के ठिकाने पर जा रहे हैं। बाकी बातें मैं वहाँ चलकर बताऊंगा। कमला भी वहीं मिलेगी। तीनों भारतीय दहशतगर्द खामोशी से वहाँ से निकले और सीधे एयरपोर्ट पर आ गए। इन्हें एक फ़्लाइट में जगह मिल गई और वो कराची के लिए प्रवास कर गए। इस वक्त शेर खान कराची से रावलपिंडी आने के लिए ट्रेन में सवार हो रहा था। दूसरे दिन वो पिंडी सरदारों के बाग वाले मकान में पहुंचा तो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ गोपी और काली में से कोई भी नहीं था। सोचने लगा, ये लोग कहाँ चले गए होंगे। इन दोनों के कपड़े भी वहाँ नहीं थे। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसे यही ख्याल आया कि हो सकता है कराची वाले वाक़े और शिवाजी दहशतगर्द की हलाकत के बाद भारतीय सफारतकार ने खुफिया जरिए से काली और गोपी के साथ राब्ता पैदा किया हो और इसे फौरन किसी जगह रोपोश हो जाने की हिदायत की हो और दोनों यहाँ से फरार हो गए। शेर खान ने खाली मकान को ताला लगाया और अपनी तंजीम के बॉस के पास पहुंचकर इसे सारी सूरत हाल से आगाह की। तंजीम का बॉस एक तजुर्बेकार पुराना मुजाहिद कमांडो भी था और दहशतगर्दों के तमाम हथकंडों और इनकी सियासी चालबाजियों से बखूबी बाखबर था। इसने शेर खान से पहला सवाल ये किया, कराची में तुम जिस भारतीय दहशतगर्द भूषण से मिले थे तो इसके साथ आती दफ़ा क्या बातें हुई थी? शेर खान ने वो सारी बातें बयान कर दी जो साहिल समंदर वाली झोंपड़ी के अंदर इसकी और भूषण के दरमियान हुई थी। जब शेर खान ने यह कहा कि मैंने इससे ये मालूम करने की 2-3 बार कोशिश की थी कि कराची के इनके गैंग के आदमी कहाँ रोपोश हो गए हैं, तो बॉस ने पूछा, भूषण ने क्या जवाब दिया था? शेर खान बोला, इसने मुझे अपने साथी दहशतगर्दों के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था कि वो कहाँ रोपोश है। मैंने महसूस किया था कि वो ये बात मुझे नहीं बताना चाहता। बॉस ने पूछा, तुमने ये बात भूषण से जाहिर है 2-3 बार पूछने की गलती ज़रूर की होगी। जी हाँ, शेर खान बोला, मैंने 2-3 बार इसे खरीदने की कोशिश की थी और मैंने इस लम्हे महसूस किया था कि भूषण कुछ हैरान सा हो रहा है कि आखिर मैं अपने साथियों के खुफिया ठिकाने के बारे में इल्म हासिल करने के लिए इतना बेताब क्यों हूँ। बॉस ने कहा, बस यही तुम्हारी गलती थी। इसी जगह तुमने एक नातजुर्बाकार जासूस होने का सबूत दिया है। भूषण को तुम पर शक हो गया है कि तुम पुलिस के साथ मिल गए हो। चुनाचे वो तुमसे पहले पिंडी पहुंच गया और काली और गोपी को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर गया। शेर खान बोला, बॉस, इसका मतलब है कि भूषण और इसके साथियों पर मेरा राज खुल गया है कि मैं कश्मीरी मुजाहिद और कमांडो हूँ। बॉस ने कहा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इन्हें ये ज़रूर यकीन हो गया है कि तुमने इनके साथ गद्दारी की है और पैसों के लालच में आकर तुम कराची पुलिस के मुखबर बन गए हो, यानी तुम डबल एजेंट का किरदार अदा करने लगे हो। इसका मतलब है कि शेर खान बोला कि वो मुझे अभी तक अपना दहशतगर्द साथी कुंदन ही समझ रहे हैं। बॉस ने कहा, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जाता। ये भी मुमकिन है कि इन पर तुम्हारे मुसलमान मुजाहिद होने का राज भी खुल गया हो। शेर खान को बड़ा अफसोस लगा कि इसकी ज़रा सी नासमझी और गलती से भारतीय दहशतगर्दों का एक ख़तरनाक गिरोह इसके हाथ से निकल गया। इसने बॉस से कहा, बॉस, अब आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? क्या मुझे कराची जाकर भूषण वगैरह को तलाश करके इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करनी चाहिए कि मैंने मुखबरी नहीं की और मैं इनका साथी ही हूँ? इसके जवाब में बॉस ने कहा, तुम्हारी ये गलती पहली गलती से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये हमाकत न करना। अब अगर तुम इन लोगों के सामने गए तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे हाथ में आया हुआ शिकार हमारे हाथ से निकल गया है। अब हमें सोच समझ कर कोई कदम उठाना होगा। शेर खान खामोश हो गया। बॉस ने कुछ देर तवक्कुफ़ करने के बाद कहा, तुम अब सिर्फ एक काम करो,
कोई भेस बदल कर भारतीय सफारत खाने की निगरानी करो। मुझे यकीन है कि अपने भारतीय सफारतकार से मजीद हिदायत हासिल करने के लिए इन दहशत गर्दों में से कोई ना कोई ज़रूर वहाँ आएगा। जैसे ही तुम्हें वो दिखाई दे तुम इसका पीछा करके मालूम करने की कोशिश करो कि वो कहाँ छुपा हुआ है। हम इसी वक्त इसे वहाँ से गिरफ्तार कर लेंगे और फिर इससे पूछगछ करके मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इसके बाकी साथी कहाँ कहाँ पर हैं। बस हमारे सामने यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शेर खान ने कहा, ओके बॉस। दूसरे ही रोज़ शेर खान ने एक मलंग का भेस बदला और भारत के सफारत खाने से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए। भूषण, काली और गोपी में से कोई भारतीय दहशतगर्द वहां नजर न आया। चौथे रोज शेर खान ने सफारत खाने में से एक जीप को निकलते देखा, जिसको वही भारतीय सफारतकार चला रहा था जिससे भूषण ने इसे एक बार मिलाया था और जो भूषण वगैरह को दिल्ली से मिलने वाली हिदायत से आगाह किया करता था और इनकी माली मदद किया करता था। जैसे ही शेर खान ने इस भारतीय सफारतकार को देखा तो फौरन दरख्त के नीचे से उठकर एक तरफ सड़क पर आकर इसने खास इशारा किया। पिंडी खुफिया पुलिस की एक जीप बर वक्त शेर खान की मदद के लिए वहां तैयार रहती थी। इसका इशारा पाते ही जीप इसके पास आ गई। शेर खान इसमें बैठ गया और ड्राइवर को भारतीय सफारतकार की जीप दूर से दिखाकर कहा, इसका पीछा करो, लेकिन पीछा इस तरह करना है कि अगली जीप के ड्राइवर को जरा सा भी शक न हो कि इसका पीछा किया जा रहा है। खुफिया पुलिस का ड्राइवर बड़ा समझदार और तजुर्बेकार था। इसने अपनी गाड़ी अगली जीप के पीछे लगा दी, मगर इस तरह कि अगली जीप को जरा भी शक न हो। इसने अपनी गाड़ी सफारतकार की गाड़ी से बहुत पीछे रखी हुई थी। शेर खान ने देखा कि भारतीय सफारतकार की जीप शहर से काफ़ी बाहर एक वीराने में जाकर एक टीले की ओट में खड़ी हो गई है। सफारतकार जीप में से निकल आया था। इसके हाथ में एक नाली शिकारी बंदूक थी। वो ये जाहिर करना चाहता था कि वो शहर से बाहर परिंदों का शिकार करने आया है। शेर खान ने अपनी जीप दूसरे टीले की ओट में रुकवा दी और ड्राइवर से कहा, तुम इसी जगह मेरा इंतज़ार करोगे और दूर से मुझे देखते रहोगे। अगर मैं भारतीय सफारतकार की गाड़ी में बैठकर चला गया तो तुम वापस चले जाओगे, अगर ना गया तो तुम इसी जगह ठहरोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कहकर शेर खान जीप से उतरकर टीले की दूसरी तरफ से होकर इस जगह पहुंच गया जहां भारतीय सफारतकार शिकारी बंदूक हाथ में लिए एक दरख्त पर किसी परिंदे को निशाना बना रहा था। जैसे ही शेर खान इसके सामने गया, भारतीय सफारतकार ने इसे फौरन पहचान लिया और कहा, तुम कुंदन हो? शेर खान ने कहा, जी महाराज। सफारतकार ने दाएं बाएं निगाह डाली और फिर शेर खान को टीले की ओट में ले गया। कहने लगा, तुम रोपोश क्यों नहीं हो? तुम्हें मालूम नहीं कराची का मिशन नाकाम होने और हमारे एक आदमी के मारे जाने के बाद पुलिस तुम लोगों की तलाशी में जगह जगह छापे मार रही है। शेर खान बोला, सर मैं कराची गया हुआ था। अपने साथी शिवाजी के मारे जाने के बाद हम लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। भूषण ने मुझे कुछ नहीं बताया था कि मिशन के नाकाम होने की सूरत में मुझे कहाँ जाकर छुपना होगा। मैं 2-3 दिन कराची में ही इधर उधर भटकता फिरता रहा। फिर ये सोचकर पिंडी आ गया कि जाकर काली और गोपी को हालात से आगाह करता हूँ। यहाँ आकर देखा कि ये दोनों भी गायब हैं। भारतीय सफारतकार ने कहा, तुमने सख्त गलती की कि पिंडी आ गए, यहाँ तुम्हारे पकड़े जाने का बहुत ज़्यादा खतरा है। शेर खान बोला, सर क्या मैं भारत वापस चला जाऊँ? सफारतकार ने कहा, नहीं, बॉर्डर पर सिक्योरिटी बड़ी सख्त है, तुम पकड़े जाओगे। फिर आप मुझे क्या सलाह देते हैं सर? शेर खान ने पूछा। भारतीय सफारतकार बोला, तुम यहाँ से फ़ौरन कराची नंदलाल वाले खुफिया ठिकाने पर चले जाओ। भूषण, काली, गोपी और कमला और दूसरे कराची के अपने आदमी इसी जगह छुपे हुए हैं। जब तक हालात नॉर्मल ना हो तुम लोगों को इसी जगह छुपे रहना चाहिए। शेर खान कहने लगा, सर भूषण ने मेरा एक बार नंदलाल जी से कराची में तारुफ तो कराया था, मगर मुझे ये नहीं बताया था कि इसका खुफिया ठिकाना किस जगह पर है। मैं इसे वहाँ कहाँ तलाश करूँगा? भारतीय सफारतकार बोला, मैं तुम्हें नंदलाल के खुफिया ठिकाने का एड्रेस बताता हूँ, तुम फ़ौरन वहाँ रवाना हो जाओ और मुझसे दोबारा रब्ता करने या मिलने की हरगिज़ कोशिश न करना। ठीक है सर, शेर खान ने कहा। भारतीय सफारतकार ने जीप से एक पॉकेट बुक निकाल कर शेर खान को दी और कहा, इसके एक वर्क पर अपने हाथ से वो एड्रेस लिखो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। पॉकेट बुक में पेंसिल साल लगी हुई थी। शेर खान समझ गया कि भारतीय सफारतकार अपने हाथ की लिखाई शेर खान को नहीं देना चाहता। इसने शेर खान को नंदलाल के कराची वाले खुफिया ठिकाने का एड्रेस लिखवा दिया। शेर खान ने कागज़ तय करके जेब में रख लिया। भारतीय सफारतकार कहने लगा, बस अब फ़ौरन यहाँ से गायब हो जाओ। शेर खान इसे नमस्कार करके इस टीले की तरफ आ गया जहाँ इसकी जीप खड़ी थी। जीप में सवार होते ही इसने ड्राइवर से कहा, यहाँ से फ़ौरन निकल चलो, और जीप शहर की तरफ रवाना होगी। शेर खान वो कागज़ खोलकर पढ़ने लगा जिस पर भारतीय सफारतकार ने इसे कराची में रोपोश भारतीय दहशतगर्द नंदलाल के खुफिया ठिकाने का एड्रेस लिखवाया था। महज इत्तफाक से शेर खान को एक बहुत बड़ा राज मालूम हो गया था। इसने ड्राइवर से गाड़ी तेज़ चलाने को कहा। गाड़ी की रफ्तार और तेज़ हो गई। तंजीम के ऑफिस में पहुंचते ही शेर खान सीधा अपने बॉस के कमरे में आ गया। इसने दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने के एड्रेस वाला कागज़ बॉस के सामने रख दिया और इसे सारी बात बयान कर दी। बॉस बोला, शेर खान ये तो हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे यकीन है इस अड्डे पर काली और गोपी और भूषण समेत सारे भारतीय दहशतगर्द छुपे हुए होंगे।
हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम फौरन आज रात की फ़्लाइट से कराची पहुंचो और वहां की पुलिस की मदद से इन भारतीय दहशतगर्दों को फ़ौरन गिरफ्तार करो। शेर खान ने कहा, सर आप टेलीफोन करके रात की किसी भी फ़्लाइट में मेरी सीट बुक करा दीजिए। बॉस ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, मैं टिकट भी मंगवा लेता हूँ। बॉस ने ये सारा बंदोबस्त कर दिया। इसने कराची में अपनी तंजीम के ऑफिस में रहमत अली को भी फ़ोन पर बता दिया कि शेर खान एक अहम पैगाम लेकर आ रहा है। शेर खान जब एयरपोर्ट रवाना होने लगा तो बॉस ने कहा, अपना ख्याल रखना, इन लोगों पर भी तुम्हारा राज खुल चुका है, वो भी तुम्हें हलाक करने की फ़िक्र में होंगे। शेर खान ने कहा, मैं जानता हूँ सर, आप बेफिक्र नहीं। रातों रात शेर खान कराची पहुंच गया। रहमत अली को सारा वाक़या बयान किया और नंदलाल के खुफिया ठिकाने का एड्रेस बताया। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। शेर खान ने कहा, ये वक्त छापा मारने के लिए बड़ा मौजू है, मैं चाहता हूँ कि आईजी पुलिस को इतला कर देनी चाहिए। रहमत अली बोला, तुम ठीक कह रहे हो, तुम यहीं बैठो, मैं आईजी के बंगले पर खुद जाकर इन्हें सूरत हाल से आगाह करता हूँ। रहमत अली इसी वक्त आईजी साहब के बंगले पर पहुँच गया। इन्हें सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने कहा, मैं इसी वक्त पुलिस पार्टी रवाना करता हूँ। रहमत अली ने कहा, सर ये काम बड़ी एहतियात के साथ होना चाहिए, दहशतगर्दों को जिंदा या मुर्दा काबू करना बहुत ज़रूरी है, किसी दहशतगर्द को फरार होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। आईजी साहब ने कहा, मैं पुलिस कमांडोज की भारी नफरी भेजूंगा, तुम्हें इनके साथ होना चाहिए। क्या तुम भारतीय दहशतगर्दों की शक्ल से वाकिफ़ हो? रहमत अली ने कहा, चंद एक ख़तरनाक दहशतगर्दों को मैं पहचानता हूँ, बाकी भी वहाँ मौजूद होंगे। इसी वक्त पुलिस के तजुर्बाकार दलेर कमांडोज की एक पार्टी तैयार की गई। 2 एसपी पार्टी के साथ हो गए, रहमत अली भी साथ था। ये पार्टी पुलिस की 3 गाड़ियों में बैठकर रात के पिछले पहर की तारीकी में नंदलाल के खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गई। यह खुफिया ठिकाना शहर से काफ़ी फासले पर बंजर पहाड़ी टीलों के दरमियान एक खंडर नुमा मकान की शक्ल में था। पुलिस कमांडोज ने गाड़ियों को दूर खड़ा कर दिया और अंधेरे में मकान को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। कमांडो एसपी हमले की क़यादत कर रहा था। सारे कमांडोज पूरी तरह मुसल्ले थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मकान की तरफ बढ़ रहे थे। रहमत अली मुजाहिद एसपी कमांडो के साथ था। इसके हाथों में भी स्टेन गन थी। खंडर नुमा मकान पर अंधेरा छाया हुआ था, हर तरफ खामोशी थी। कमांडो एसपी ने सख्ती से हुक्म दे रखा था कि जब तक वो फाइल नहीं करेंगे कोई कमांडो फाइल नहीं करेगा। एक मुकाम पर आकर ये लोग रुक गए। खुफिया मकान पर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। एसपी ने सरगोशी में रहमत अली से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि दहशतगर्द इसी मकान में है? रहमत अली बोला, भाई सफारतकार ने ये पता बताया है, सब दहशतगर्द यहीं होंगे। इतने में मकान का दरवाज़ा खुला और अंधेरे में मकान के दरवाजे में से एक इंसानी साया निकल कर इस तरफ बढ़ा जहां रहमत अली और एसपी कमांडो घात लगाए हुए बैठे थे। एसपी ने सरगोशी में कहा, रहमत अली हम इसे काबू करेंगे, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। रहमत अली भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो था और इस किस्म के कई मिशन सर अंजाम दे चुका था। इसने सरगोशी में कहा, सर आप दाएं जानिब पीछे अंधेरे में हो जाए। कमांडो एसपी ये सुनकर जल्दी से दाएं जानिब अंधेरे में हो गया। खुफिया अड्डे से जो आदमी निकला था वो अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलता अब रहमत अली के करीब आ गया। जैसे ही वो इसके पहलू से होकर 2 कदम आगे बढ़ा, रहमत अली ने पीछे से उठकर इसकी खोपड़ी के साथ स्टेन गन की नाली लगाकर कहा, बैठ जाओ। एसपी कमांडो ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे नीचे बिठा दिया और सरगोशी में कहा, अगर आवाज़ निकाली तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी। एसपी कमांडो ने एक ख़ास परिंदे की हल्की सी आवाज़ निकाली। इस आवाज़ को सुनते ही 2 कमांडो झुककर तेज तेज कदमों से इसके पास आ गए। एसपी ने भारतीय दहशतगर्द इनके हवाले करते हुए कहा, इसे पीछे ले जाओ, खबरदार इसकी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। पुलिस कमांडोज भारतीय दहशतगर्द को दबोच कर अंधेरे में गायब हो गए। कमांडो एसपी और रहमत अली मकान की तरफ निगाहें जमाए घात लगाकर बैठे थे। रहमत ने सरगोशी में कहा, मुझे यकीन है कि सारे दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं, हमें अचानक हमला कर देना चाहिए। एसपी ने एक और परिंदे की धीमी सी आवाज़ निकाली। ये कमांडो पार्टी को इस बात का सिग्नल था कि हम अचानक हमला करने वाले हैं। इसके साथ ही एसपी और रहमत अली स्टीन गन ने आगे किए दाएं बाएं की जानिब से मकान की तरफ बढ़े। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छट रहा था। सुबह काजिब हो रही थी। मकान का दरवाज़ा बंद था। दोनों कमांडो दरवाजे के दाएं और बाएं जानिब आकर दीवार के साथ लग गए। अंदर से आदमियों की बातें करने की आवाज़ रही थी। एसपी ने इशारे से रहमत को बताया कि अंदर कोई बातें कर रहा है। रहमत ने इशारे से जवाब दिया कि हम दरवाज़ा तोड़कर एकदम अंदर दाखिल होंगे। अभी उन्होंने एक्शन शुरू नहीं किया था कि दरवाजे का एक पट खुला और 2 दहशतगर्द बातें करते हुए बाहर निकले। सहर की हल्की हल्की रोशनी में इनकी नज़र एसपी और रहमत अली पर पड़ी तो इनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, पुलिस, और साथ ही जेब में से पिस्तौल निकालकर एसपी पर फायर कर दिया। एसपी बच गया, गोली दीवार पर लगी। इस दौरान रहमत अली ने स्टेन गन का फायर खोल दिया। जिस दहशतगर्द ने एसपी पर पिस्तौल का फायर किया था वो वहीं ढेर हो गया। दूसरा मकान के अंदर घुस गया। अब मकान के अंदर से भी फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस कमांडो की पूरी पार्टी भी वहां पहुंच गई थी और एसपी का इशारा पाकर मकान के दरवाजे पर अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी। एसपी ने फायर रोकने का इशारा किया। कोठरी के अंदर से फायरिंग आ रही थी मगर पुलिस कमांडो फायर नहीं कर रहे थे।
एसपी की हिदायत पर कमांडोज ने मकान को घेरे में ले लिया और 3 कमांडो छत पर चढ़ गए। रहमत अली ने एसपी से कहा, मैं ग्रेनेड फेंकने वाला हूँ। एसपी ने सर जमीन के साथ लगा दिया। रहमत अली ने ग्रेनेड दरवाजे की तरफ उछाला और अपना चेहरा भी जमीन के साथ लगा दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और दूसरे लम्हे मकान का दरवाजा गायब था। इस वक्त तक दिन की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। एसपी ने दूसरा ग्रेनेड फेंका जो कोठरी के अंदर जाकर फटा। इसके बाद खामोशी छा गई। मकान के अंदर से आने वाली फायरिंग रुक गई। एसपी ने अपने आदमियों को अंदर जाने का इशारा किया। 4 कमांडो मकान के पहलू की तरफ से होकर एकदम से फायरिंग करते कोठरी के अंदर दाखिल हो गए। अंदर से इंसानी चीख की आवाज़ सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। एसपी और रहमत अली उठकर दौड़ते हुए कोठरी में दाखिल हुए। ये एक कुशादा कमरा था। वहाँ फर्श पर खून में लथपथ 5 लाशें पड़ी थी। छठी लाश कोने की तरफ फर्श पर पड़ी थी। ये कुल 6 दहशतगर्द थे, जिनमें से एक को उन्होंने जिंदा गिरफ्तार कर लिया था और बाकी 5 की लाशें पड़ी थी। एसपी ने लाशें बाहर निकलवाने का हुक्म दिया। इसी वक्त भारतीय दहशतगर्दों की 5 लाशें मकान के आगे सहन में डाल दी गई। दिन की रोशनी में रहमत अली लाशों को देखने लगे। इसने 3 दहशतगर्दों को पहचान लिया। इनमें नंदलाल की लाश भी थी, मगर दहशतगर्दों के लीडर भूषण और इसकी साथी औरत कमला की लाश नहीं थी। एसपी ने कहा, ये दोनों दहशतगर्द किसी दूसरी जगह रुपोश होंगे। एक दहशतगर्द को हमने जिंदा पकड़ लिया है, इससे सब कुछ पूछ लेंगे। 5 दहशतगर्द की लाशों की तस्वीरें उतरवा ली गई। इसके बाद लाशों को गाड़ी में डाल दिया गया और पुलिस पार्टी अपने हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गई। 1 घंटे के बाद शेर खान भी हेडक्वार्टर आ गया। इसने लाशों को देखा। इनमें काली और गोपी की लाशें भी थी। इसने रहमत अली से कहा, अफसोस के भूषण और कमला अड्डे पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो दहशतगर्द पकड़ा गया है मैं इसे भी देखना चाहता हूँ। हो सकता है वो पार्टी लीडर भूषण ही हो। एसपी इसी वक्त शेर खान और रहमत को दूसरी मंजिल पर ले आया, जहाँ एक कमरे में भारतीय दहशतगर्द बंद था। शेर खान ने इसे गौर से देखा और एसपी से कहा, ये भूषण नहीं है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। एसपी शेर खान और रहमत अली को लेकर बाहर आ गया। कहने लगा, फिक्र न करो, पूछताछ के दौरान ये दहशतगर्द सब कुछ बता देगा कि भूषण और कमला कहाँ छुपे हुए हैं। दहशतगर्द से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। ये अजियतनाक सिलसिला 3 दिन तक मुसलसल जारी रहा, मगर भारतीय दहशतगर्द ने एक लम्हे के लिए भी जुबान न खोली और यही कहता रहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं बाकी लोग कहाँ कहाँ पर रुपोश हैं। चौथे रोज़ हवालात में ही इस भारतीय दहशतगर्द की भी मौत वाक़ हो गई। रहमत अली ने शेर खान से कहा, शेर खान अब तुम्हें बड़ी एहतियात करनी होगी। भारतीय दहशतगर्दों का लीडर भूषण अभी जिंदा है और बहुत मुमकिन है कि इसके 2-4 दूसरे दहशतगर्द साथी भी इसके साथ ही कहीं छुपे हुए होंगे। वो ज़रूर तुम्हारी तलाश में होंगे और अपने 6 साथियों की हलाकत के बाद इन्हें यकीन हो गया होगा कि ये सब कुछ तुम्हारी यानी कुंदन की मुखबरी की वजह से हुआ है। इन हालात में तुम पर किसी भी जगह कातिलाना हमला हो सकता है। शेर खान कहने लगा, मैं इन बातों से डर कर अपने मिशन को नहीं छोड़ सकता। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। रहमत अली ने कहा, मैं तुम्हें मिशन छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अपनी हिफाजत भी तुम पर फर्ज है। मेरा मशवरा है कि तुम जितनी जल्दी हो सके वापस पिंडी चले जाओ। कुछ दिनों के लिए वहाँ अपनी तंजीम के ऑफिस में ही रहो। इस दौरान हम यहाँ बाकी दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज़ कर देंगे। शेर खान कुछ सोच कर बोला, तुम्हारा मशवरा सही मालूम होता है। रहमत अली कहने लगा, तुम आज ही किसी फ़्लाइट के ज़रिए पिंडी चले जाओ, इसी में हमारे मिशन की भी बेहतरी है। तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। शेर खान ने इसी वक्त कराची से पिंडी चले जाने का फैसला कर लिया। शाम की फ़्लाइट में इसकी सीट बुक करवा दी गई और वो अपनी तंजीम के ऑफिस से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। रहमत अली इसके साथ था। वो शेर खान को जहाज़ पर सवार करवा कर वापस गया। जिस वक्त शेर खान का जहाज़ इस्लामाबाद पहुंचा तो रात के 8:15 बजे का वक्त हो गया था। रहमत अली ने शेर खान को मशवरा दिया था कि वो अपना चेहरा और हुलिया बदल कर सफ़र करे, मगर शेर खान ने कहा था, मैं 1.5-2 घंटों में पिंडी पहुंच जाऊंगा। इतने मुख्तसर वक्त के लिए हुलिया बदलने की क्या ज़रूरत है। यहाँ शेर खान से गलती हो गई। अगर वो रहमत अली के मशवरे पर अमल करते हुए अपना हुलिया बदल कर सफ़र करता तो मुमकिन था कि इसके साथ जो कुछ हुआ वो ना होता। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर शेर खान ने एक टैक्सी ली और पिंडी अपनी तंजीम के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर के बाद टैक्सी पिंडी के गुंजान इलाके में दाखिल होकर तंजीम के ऑफिस की गली की नुक्कड़ पर आकर रुक गई। शेर खान ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और टैक्सी में से निकलकर गली में दाखिल हो गया। गली में अंधेरा था। इसकी वजह यह थी कि बिजली के खंभे की बत्ती फ्यूज़ हो गई हुई थी। शेर खान अंधेरे में ही चलने लगा। 6-7 कदम चलने के बाद जब वो गली का मोड़ मुड़ने लगा, इसके सर पर पीछे की जानिब से ज़बरदस्त चोट लगी और इसके बाद इसे कुछ होश न रहा। गली के मोड़ पर अंधेरे में पहले से 2 आदमी छुपे हुए थे। जैसे ही शेर खान मोड़ मुड़ने लगा, एक आदमी ने इसके सर पर किसी चीज़ से ज़ोरदार ज़रब लगाई। ज़रब इतनी शदीद थी कि शेर खान बेहोश होकर गिर पड़ा। दोनों आदमियों ने शेर खान को उठाया। इनमें से एक आदमी ने बेहोश शेर खान को अपने कंधे पर डाला और दोनों गली की दूसरी तरफ अंधेरे में से गुजरते इस जगह आ गए जहाँ गली एक बाजार में से निकल आती थी। यहाँ पहले से एक बंद जीप खड़ी थी। जीप में पहले से 2 आदमी बैठे हुए थे। शेर खान को उन्होंने जीप में डाला। जीप स्टार्ट की और थोड़ी ही देर बाद जीप वहाँ से गायब हो गई।
शेर खान को बेहोश करके अगवा करने वालों में एक तो दहशतगर्द पार्टी का लीडर भूषण था और दूसरा इसका कराची के गैंग का भारतीय दहशतगर्द सुभाष था। पाकिस्तान में मुकीम यही 2 भारतीय दहशतगर्द जिंदा बच सके थे। तीसरी कमला थी, जिसको उन्होंने खुफिया तौर पर भारतीय सफारत खाने के अंदर पहुंचा दिया था। जीप में डालने के बाद उन्होंने शेर खान के दोनों हाथ और बाजू पीछे की तरफ रस्सी से कसकर बांध दिए थे। वो शेर खान को शहर से दूर पहाड़ियों में एक जगह ले गए, जहां कुछ देर के बाद भारत के सफारत खाने की एक बंद गाड़ी आकर रुकी। उन्होंने शेर खान को इसमें डालकर इसके ऊपर दवाइयों के खाली डब्बे लगा दिए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।